पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन, क्या यंग और क्या ओल्ड, यहां सब बराबर है। पॉर्न के दरबार में सभी फंसते जा रहे हैं और आपके सामने अब एक सच्चाई आने वाली है जो कि काफी कड़वी है लेकिन सच है। दरअसल पॉर्न इंडस्ट्री में जिस्म की जो कीमत लगाई जाती है उस कीमत के हिसाब से पॉर्न स्टार्स को पैसे दिए जाते हैं और इसमें पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करने वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब साफ है कि पोर्नोग्राफी एक तरह से जिस्म फरोशी ही है और वो सभी लोग जो इसे कंटेंट के तौर पर कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों अब समय पोर्न इंडस्ट्री को करीब से जानने का आ गया है। पोर्न इंडस्ट्री के बचाव में कई लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल्स और मेल्स अपनी चॉइस से आते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? इस बारे में बात करते हुए जानी मानी लीगल स्कॉलर कैथरीन ए मैकिनन कहती हैं कि इसको आप प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी के धंधे से समझ सकते हैं। जिस्म फरोशी एक ऐसा काम है जिसमें इंसान को अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है। इस काम के लिए औरतों को घर चलाने के लिए किसी के भी साथ बेडरूम शेयर करना पड़ता है। इस काम को करने वाली फीमेल्स के मन की इच्छा को कोई देखना नहीं चाहता है और वो इस फील्ड में अपनी चॉइस से नहीं आती हैं, बल्कि चॉइस की कमी की वजह से आती हैं। ठीक इसी तरह ज्यादातर फीमेल्स पोर्न इंडस्ट्री में भी अपनी चॉइस की वजह से नहीं आती हैं, बल्कि उनके पास लाइफ को चलाने के लिए कोई चॉइस नहीं बचती है, इसलिए वो लोग इस फील्ड में आती। तभी तो पोर्न इंडस्ट्री को विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात भी सच है कि अगर आप वक्त को पीछे करके देखेंगे तो कुछ पोर्न स्टार के इंटरव्यू मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी इस जर्नी को चॉइस से जोड़ा था, लेकिन नंबर्स बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि केवल कुछ ही लोग इस फील्ड में अपनी मर्जी से आए होंगे। मैकिनन आगे बताते हुए कहती हैं कि पोर्नोग्राफी में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियों का बैकग्राउंड काफी गरीबी वाला होता है। इसी के साथ जो लोग भी पोर्नोग्राफी के बचाव को फ्री चॉइस से जोड़ देते हैं उन्हें इस फैक्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अपने शरीर को बिना कपड़े के कैमरे के सामने खोलना नहीं चाहता है, और अगर वो ऐसा कर रहा है या कर रही है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी ही होती है। दोस्तों जैसे जैसे हम पोर्नोग्राफी को करीब से समझते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें सेक्स स्लेवरी को प्रमोट किया जाता है और इस सेक्स स्लेवरी को आदमियों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जहां औरतों की बॉडी को पनिश करते हुए सेक्स किया जाता है। इसके साथ साथ इस सेक्स को केवल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि पोर्नोग्राफी में लड़कियों की बॉडी को पैसा कमाने के लिए यूज किया जाता है। इस किताब के ऑथर ने कई फेमस पोर्न स्टार के इंटरव्यू किए जिसमें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ऑथर से बताया था कि पोर्न फिल्म की शूटिंग के बाद उनके गले से खून निकलने लगता था, उनके पूरे शरीर में चोट के निशान बन जाया करते थे, प्राइवेट पार्ट्स से भी खून आने लगता था। वो पूरी शूटिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं होती थी। ऐसे ही एक दूसरी पोर्न स्टार ने ऑथर से कहा था कि कई बार तो मैं इतना थक जाती थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा कई बार हुआ है जब मैं मेल पोर्न स्टार से कहती रहती थी कि प्लीज टॉर्चर करना बंद कर दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पोर्न फिल्मों की शूटिंग हमारे लिए किसी रेप की तरह होती है और हमें हर शूटिंग में टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों सच्चाई ये होती है, लेकिन हम इसी पोर्नोग्राफी को सेक्स की रियलिटी समझ लेते हैं। इसलिए आपको आज से ही ये समझ लेना चाहिए कि पोर्नोग्राफी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि औरतों की कमजोरी का फायदा उठाती है। लेकिन क्या कभी सभी पोर्न स्टार्स मजबूरी में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं? दोस्तों लेनी स्पीजर्स की लिखी किताब कन्फेशंस ऑफ द 100 हॉटेस्ट पोर्न स्टार्स में भी पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों की ऑफ स्क्रीन लाइफ को कवर किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि सेशा ग्रे ने 18 साल की उम्र में पोर्न इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। पोर्न इंडस्ट्री में उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था और वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। उन्हें कई एवीएन अडल्ट मूवी अवार्ड्स भी मिल चुके थे और 2 साल के अंदर साशा ग्रे को बेस्ट पोर्नोग्राफिक मैगजीन जेनेसिस ने अपने कवर पेज में जगह भी दे दी थी। तभी साशा ग्रे मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि पोर्न इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने टैलेंट एजेंट मार्क स्पेगलर को एक काफी लंबा चौड़ा मेल किया था। उस मेल में उन्होंने बताया था कि वो पोर्न सीन के लिए कौन कौन सी पोजीशंस में सेक्स करेंगी। फिर कई साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद साशा ग्रे कहती हैं कि मैं लोगों को वही दिखाना चाहती हूं जिससे मैं प्यार करती हूं। मैं जो भी करती हूं मुझे उससे प्यार है। मुझे हार्डकोर सेक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आई हूं। इसी तरह पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली मिया रोज इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि मैं पोर्न इंडस्ट्री में आने से पहले ही 98 मेल्स के साथ सेक्स कर चुकी थी, इसलिए कैमरे के सामने सेक्स करना मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। मैं अपने आप को सेक्सोहोलिक समझती हूँ, जिसका सीधा सा मतलब है कि मैं बिना ज्यादा सेक्स के जिंदा ही नहीं रह सकती। इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया क्योंकि इतना ज्यादा सेक्स और पैसा मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था।
तो दोस्तों, इन दोनों पोर्न स्टार के कन्फेशन से इतना तो क्लियर हो चुका है कि सभी लड़कियां पोर्न इंडस्ट्री में मजबूरी में नहीं आती हैं। कई लड़कियां इसलिए भी आती हैं क्योंकि उन्हें सेक्स बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इस तरह की लड़कियां इस प्रोफेशन में बहुत कम हैं। दोस्तों, डॉक्टर शेरोन मिशेल, जो कि एडल्ट इंडस्ट्री मेडिकल हेल्थ केयर फाउंडेशन यानी AIM की फाउंडर हैं, जो कि अपने क्लिनिक में पोर्न एक्ट्रेसेस को रेगुलरली देखती रहती हैं, वो बताती हैं कि पोर्नोग्राफी में काम करने वाली 3 तरह की लड़कियां होती हैं। पहली ऐसी जिन्हें सेक्स का एडिक्शन होता है, दूसरी ऐसी जिन्हें पैसों का एडिक्शन होता है, और तीसरी ऐसी जिन्हें फेम का एडिक्शन होता है। और इसके बाद भी कुछ लड़कियां होती हैं जो कि अलग अलग परेशानियों की वजह से इस इंडस्ट्री में आ जाती हैं। अब ये तीनों ही रीजन सुनकर आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये कारण किसी आम इंसान ने नहीं बताए हैं, बल्कि रोज पोर्न स्टार से मिलने वाली डॉक्टर ने बताए हैं। इसलिए हमें इन रीजंस पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ चुका होगा कि पोर्न इंडस्ट्री में कितना पैसा मिलता है। तो एक सेक्स सीन के लिए लड़कियों को 700 से लेकर $1200 तक पे किया जाता है। ये तो हो गई फीमेल पोर्न स्टार की बात, लेकिन पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले मेल एक्टर्स के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होती हैं। शूटिंग के दौरान जब भी कोई रुकावट आती है, जैसे कि सिनेमाटोग्राफर कैमरा सेट करने लगे या दूसरी टेक्निकल चीजें हो रही हों, तब एक्टर को उसी सेक्स पोजीशन में इंतजार करना पड़ता है, यानी कि उस दौरान मेल एक्टर को इरेक्टेड ही रहना होता है, और ये कभी भी आसान नहीं होता है। कई एडल्ट फिल्मों का हिस्सा रहे और फिर डायरेक्शन में हाथ आजमाने वाले सेमूर बर्ट्स ने इस बारे में ऑथर से बात की। उन्होंने बताया कि पोर्न इंडस्ट्री में केवल लड़कियों का ही फायदा नहीं उठाया जाता है, बल्कि मेल एक्टर्स को भी काफी परेशान किया जाता है। उन्हें एक मशीन की तरह यूज किया जाता है। मेल पोर्न स्टार को लंबे समय तक इरेक्शन के लिए परेशान किया जाता है। इसके लिए उन्हें कई तरह के ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जिसका बुरा असर उनकी सेक्स लाइफ में पड़ने लगता है। इसी के साथ उन्हें प्राइवेट पार्ट्स के साइज के लिए भी काफी परेशान किया जाता है। दोस्तों, ये सब बातें भले ही आपको सुनने में अच्छी ना लग रही होंगी, लेकिन ये बातें पोर्न इंडस्ट्री की सच्चाइयां बयान करती हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स मेल एक्टर्स पर दबाव डालते हैं कि वो पूरी शूटिंग के दौरान यानी 4-5 घंटे तक इरेक्शन को मेंटेन रखने की कोशिश करें, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। आगे बताते हुए पोर्न फिल्म डायरेक्टर सेमूर बर्ट्स कहते हैं कि फीमेल स्टार्स को भी सख्त चेतावनी दी जाती है कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के 6 घंटे पहले से कुछ खाना नहीं है, भले ही इस शूटिंग में कितनी भी एनर्जी खत्म करनी पड़े। इसी के साथ इन फिल्मों का कई घंटों तक शूट चलता है और सेक्सुअल एक्ट भी कई तरह के होते हैं, और उत्तेजना के दौरान शरीर की पूरी ऊर्जा शरीर के निचले हिस्से में जाती है। इसके अलावा डायरेक्टर कहते हैं कि आज के समय में तो एक्ट्रेसेस को ब्लो जॉब के लिए भी प्रेशर में डाला जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि एक्ट्रेसेस के गले से खून तक आने लगता है। दोस्तों, इन जानकारियों के जरिए हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पोर्न इंडस्ट्री एक बिजनेस मॉडल है। इसमें ज्यादातर मेल्स और फीमेल्स का शोषण किया जाता है, जिस शोषण की वजह से व्यूज आते हैं और इंडस्ट्री में पैसा लगाने वाले लोग पैसा कमाते हैं। और अगर आप पोर्न की लत में फंसे हुए हैं तो समझ जाइए कि वो लोग आपके दिमाग के साथ खेलकर पैसा कमा रहे हैं। इसलिए क्या आप अभी भी उन्हें अपने दिमाग के साथ खेलने देना चाहते हैं? ये फैसला आपको ही करना होगा। और इस बुक समरी को पूरा सुनने के बाद तो आपका फैसला पॉजिटिव ही होने वाला है, ऐसा मेरा यकीन है। दोस्तों, आप सुनते रहिए और फीमेल्स। दोस्तों, ऑथर ने इस किताब को लिखने से पहले बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात भी की थी, और उसी दौरान उनकी एक लड़की से काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उस लड़की ने ऑथर से कन्फेशन करते हुए बताया था कि वो पोर्न कई सालों से देख रही है और उसकी सारी फीमेल दोस्त भी पोर्न देखती हैं। उसने आगे बताते हुए कहा था कि पोर्न में समा है, संगीत है, शराब है और साकी भी है, जिसकी मदद से उनके शरीर और मन को सुकून मिलता है। उनके दिमाग में एक अजीब सी लहर दौड़ती है, जो कि भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन उन्हें सुकून देकर जाती है। आगे बताते हुए लड़की कहती है कि शायद उसकी लाइफ में ये पोर्न एक लत बन चुकी है और ये उसके दिमाग और शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो रही है, लेकिन वो इस लत को छोड़ नहीं पा रही है। ये सुनकर ऑथर को काफी दुख हुआ कि इस उम्र की युवा पीढ़ी, जिसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हासिल करने की क्षमता है, वो कहां फंसती जा रही है। तो दोस्तों, अब पोर्नोग्राफी को लेकर हम एक ऐसे झूठ के बारे में बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोगों ने सच मान लिया है। दरअसल अब बात उन लोगों की होने वाली है जिन्होंने ये मान लिया है कि फीमेल्स को पोर्न की लत नहीं लग सकती है। उन्हें पता होना चाहिए कि पोर्न की लत किसी भी उम्र की फीमेल को लग सकती है और ये लत बहुत खराब भी हो सकती है। दरअसल ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पोर्न का मतलब केवल मेल्स से ही होता है, यानी कि मेल्स ही उसे देखते हैं और उनको ही पोर्न का एडिक्शन भी होता है। लेकिन इस तरह की बातें भी गलत ही हैं, क्योंकि आज के समय में फीमेल्स भी अपनी मर्जी से पोर्न फिल्में देखती हैं
और तो और ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जब लड़कियों ने पोर्न की लत की वजह से अपनी सेक्स लाइफ को पूरी तरह से खराब कर लिया था। कुछ लड़कियों को पोर्न देखने की ऐसी लत लग जाती है कि वो इसके बगैर रह ही नहीं पाती हैं। पोर्न देखने की आदत उनकी डेली रूटीन में शामिल हो जाती है, जिसका बुरा असर उन्हें तुरंत तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में उन्हें काफी बुरे असर देखने को मिलते हैं। कुछ लड़कियां तो इस आदत की गिरफ्त में इस हद तक आ जाती हैं कि चाहकर भी वो इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाती हैं। जैसे कि एक पोर्न एडिक्ट फीमेल ने ऑथर को अपनी कहानी बताई थी कि कैसे पोर्नोग्राफी की लत ने उसकी सेक्स लाइफ तबाह कर दी थी। उसने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उसकी इच्छा थी कि उसकी बेडरूम लाइफ रोमांटिक और फिल्मों की तरह हो। इसी वजह से उसने पोर्न देखना शुरू किया था। वो आगे कहती हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ अच्छा अनुभव करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सेक्स कभी भी बोरिंग हो, और सबसे ज्यादा मुझे ये जानने की इच्छा थी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले मेरे सामने सवाल था कि मैं इस तरह की वीडियो कहां से पाऊं। मैंने इसके लिए अपनी फ्रेंड की मदद ली। उसने मुझे कई पोर्न वेबसाइट के बारे में बताया। वो काफी पहले से इन वेबसाइट्स में पोर्न देखा करती थी। उसने मुझे बताया कि इन वेबसाइट की मदद से मैं सेक्स को अच्छे से समझ भी सकती हूँ। इसके बाद मैंने सर्च भी किया तो मुझे कई सारी वेबसाइट मिल गई। फिर मैं उन वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करने लगे, जहां कुछ कुछ वीडियोस में मुझे वायलेंट एक्टिविटी भी देखने को मिली। लेकिन वीडियो में महिलाएं जिस तरह इन एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रही थीं, उससे मुझे ये सब नॉर्मल लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद अच्छे सेक्स का मतलब ही यही होता है। मैं ऐसी चीजें ढूंढ रही थी जो मुझे अच्छी भले न लगे, लेकिन उन्हें कूल माना जाए। मैं फिजिकल इंटीमेसी को उसी तरह एंजॉय करना चाहती थी जैसे कि मुझे शॉपिंग के समय महसूस होता है। मैं ऐसे मूव्स करना चाहती थी ताकि मैं अपने पार्टनर को इंप्रेस कर सकूं। फिर जैसे जैसे मैं पोर्न देखती गई, मैं ये समझने लगी थी कि सेक्स के दौरान पार्टनर की सभी बातों को मान लेना चाहिए। अगर मैं अपने पार्टनर की सारी डिमांड्स को मान लूंगी तो वो मेरे साथ काफी खुश रहने लगेगा। भले ही वो हिंसक और खतरनाक हो, लेकिन मुझे उसे चुपचाप स्वीकार ही करना है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे उसकी ये हरकत पसंद नहीं आ रही है। मेरे मन में यह ख्याल घर कर चुका था कि नॉर्मल लोग ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। फिर एक रात वो समय भी आया जब मैंने पहली बार सेक्स किया। जब मैं पहली बार सेक्स कर रही थी तो अपने पार्टनर की सभी इच्छाओं को मानती जा रही थी। उसकी कई बातें तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। शायद ये मुझ पर पोर्न का ही असर था। मेरे मन में यही बात थी कि मुझे अपनी तरफ से कुछ मना नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि मैं कैसे इन चीजों को सामान्य समझने लगी हूँ। पोर्न देखने की वजह से मैं सेक्स एंजॉय करना ही भूल गई थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि असली सेक्स होता क्या है। मैंने अपनी पूरी लाइफ पोर्न को ही असली सेक्स समझा था, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी। फिर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और मुझे एहसास हो गया कि पोर्न से मैंने कोई नए मूव्स नहीं सीखे, बल्कि बस इतना जाना कि मेरा मेल पार्टनर मेरे साथ जो भी करे मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसा समझ में आया कि पोर्न ने मुझे एक एक्ट्रेस बना दिया है, जिसका काम बिस्तर में ये दिखाना रह गया है कि उसे बहुत अच्छा लगता है। हद तो तब हो गई जब मुझे पता चला कि ऑर्गेज्म नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत बार सेक्स किया था, लेकिन मुझे कभी ऑर्गेज्म का अनुभव करने को नहीं मिला था। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये थी कि मैंने पोर्न को ही रियल सेक्स समझ लिया था। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से पहली चीज ये है कि फीमेल्स भी पोर्न देखती हैं, इसलिए आज से ही हमें इस मिथ में नहीं पड़ना चाहिए कि पोर्न केवल मेल्स के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें यह सीखनी चाहिए कि पोर्न में दिखने वाला सेक्स रियल सेक्स बिल्कुल नहीं है। रियल सेक्स में इंटीमेसी का रोल होता है, जो कि किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप का पिलर भी है। इसी के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि पोर्न में दिखाया जाने वाला सेक्स कल्चर काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप पोर्न देखते हैं तो उसे देखना कम कर दीजिए। हो सके तो छोड़ ही दीजिए, या फिर अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसे देखने से पहले ये मान लीजिए कि इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आज लड़कियों का पोर्न के साथ रिलेशनशिप काफी गहरा हो चुका है और इस बात को ये डेटा और भी अच्छी तरह से बताता है। दरअसल जुलाई 2022 से पिछले 6 महीने के डेटा में ये निकलकर सामने आया है कि 25 साल की उम्र तक की 90% लड़कियां पोर्न देखती हैं। उनमें से 50% लड़कियों को तो पोर्न की लत भी लगी हुई होती है। मतलब उनके फोन में हर दूसरे तीसरे दिन पोर्न वीडियो देखे जाते हैं। ऐसे एक सर्वे में तो 4% 60 साल की उम्र की औरतों ने भी खुद माना है कि हाँ, वो लोग भी पोर्न देखती हैं। ये डेटा साफ साफ बताता है कि पोर्नोग्राफी का सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। आज के समय में हर जेंडर के लोग पोर्नोग्राफी के कंटेंट का यूज कर रहे हैं।
पोर्नोग्राफी के बारे में बात करते हुए ऑथर आगे कहते हैं कि पोर्न्स के बारे में बात हो और मास्टरबेशन के बारे में चर्चा भी ना हो तो टॉपिक अधूरा सा लगता है। इसलिए अब हम मास्टरबेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको इस मिथ से बाहर आना होगा कि लड़कियां मास्टरबेशन नहीं करती हैं। जिस तरह पोर्न का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह मास्टरबेशन का भी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आगे ऑथर बताते हैं कि हमें इन फैक्ट्स को जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में 95 से 98% तक लोग मास्टरबेट करते हैं। इस डेटा में सभी जेंडर के लोग शामिल हैं। दरअसल ये टॉपिक लोगों के लिए शेम और गिल्ट का सब्जेक्ट बनकर रह गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कभी मास्टरबेट कर भी लिया है तो भी आपको गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद के साथ कोई जुर्म नहीं किया है, न ही इसकी सजा आपकी बॉडी को मिलने वाली है। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में मास्टरबेशन को सही या गलत ठहराने के लिए डिबेट होती रहती है। कई तो सोशल मीडिया में पेज भी बन गए हैं जहां इसे सही या गलत बोला जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कई बार सिचुएशन सही और गलत के बीच में भी छुपी हुई होती है, बस हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की जरूरत पड़ती है। ऑथर कहते हैं कि सही नजरिए की मदद से हम अपनी पूरी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि नजरिया ही हमें सिचुएशन को देखने का पावर देता है। वो हमें बताता है कि असल मायनों में सफलता की तरफ ले जाने वाला हमारा साथी कौन है और सफलता की तरफ रुकावट बनने वाला दुश्मन कौन है। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जंग है और आप इस जंग को तब तक नहीं जीत सकते हैं तब तक कि आपको आपके दुश्मनों के बारे में ना पता हो। इसलिए यह बात तो तय हो चुकी है कि पोर्नोग्राफी और उससे जुड़ी हुई चीजें सफलता की ओर जाने के लिए आपकी दोस्त तो नहीं है। यानी कि अगर ये आपकी दोस्त नहीं है तो फिर पता कीजिए कि आप पोर्न के जाल में क्यों फंसे हुए हैं। क्या पोर्न की वजह से आपको किसी भी तरह की खुशी मिल रही है? अगर आपको खुशी मिल भी रही है तो पता होना चाहिए कि यह खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। इसलिए ऐसी चीजों को अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए जो आपका साथ लंबे समय तक दे सके, क्योंकि पोर्नोग्राफी में तो इतनी ताकत नहीं है कि यह आपका लंबे समय तक साथ दे सके और आपको तरक्की के रास्ते में ले जा सके। इसलिए आपको सफल लोगों की लाइफ से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया था। तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन की मदद से बेहतर बनाया था और इसी डिसिप्लिन की मदद से आप पोर्नोग्राफी के जंजाल से बाहर भी आ सकते हैं। इसलिए आज से ही खुद को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपका लक्ष्य किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी से अचीव नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, उसके लिए बड़े बड़े एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और उन बड़े एफर्ट्स के लिए आपको पोर्न जैसी बनावटी दुनिया से बाहर आना ही होगा, जो कि लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन की मदद से पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर देर बिल्कुल मत कीजिए और आज से ही पोर्नोग्राफी को नो कहने की शुरुआत कर दीजिए। ऑर्गेज्म। दोस्तों, इस एपिसोड में हम पोर्नोग्राफी के एक ऐसे मिथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत सारे लोगों ने सच मान लिया है। दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो कि ये मानते हैं कि पोर्न एडिक्टिव नहीं होती है। उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो लोग सेक्स को एडिक्टिव बोलते हैं वो सारी बातें पूरी तरह से फिक्शनल हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर लोगों का मानना ही सच होता तो फैक्ट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमें इस टॉपिक को भी बारीकी से समझने की जरूरत है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो थ्योरीज का सहारा लेंगे और इन दोनों की मदद से हम इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पहली थ्योरी डॉक्टर डेविड जे ली ने दी है। वो कहते हैं कि सेक्स एडिक्शन एक पूरी तरह से इमेजिनरी डिसऑर्डर है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने साल 2012 में एक किताब भी लिखी जिसका नाम द मिथ ऑफ सेक्स एडिक्शन है। इसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर डेविड कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि कई लोग अपने पार्टनर से झूठ बोलकर पोर्न फिल्में देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग अपने पार्टनर से चीट करते हैं, कॉल गर्ल के पास जाते हैं। इसलिए इस तरह के बिहेवियर को एडिक्शन नहीं माना जा सकता है। आगे डॉक्टर डेविड जे ली कहते हैं कि हम सभी ह्यूमन हैं और हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को सेक्स काफी ज्यादा पसंद होता है। हम लोग सेक्स को एंजॉय करते हैं। कई लोग टैबू सेक्स को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब इंसान ज्यादा एडल्टेरियस रहता है तो उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन लोगों ने तो हाई सेक्सुअल बिहेवियर को सेक्स एडिक्शन का नाम दे दिया है। दोस्तों, इस बात से साइकोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट डॉक्टर मार्टी क्लीन भी सहमत नजर आती हैं। इस बारे में वो कहती हैं कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए 31 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक सेक्स एडिक्शन को ऑब्जर्व नहीं किया है। दोस्तों, इसी तरह की दूसरी थ्योरी की बात करें तो डॉक्टर डेविड की दी गई थ्योरी पर बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट वीज कहते हैं कि डॉक्टर ली ने सेक्स को एडिक्शन इसलिए नहीं माना है क्योंकि सेक्स कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है जिसे ड्रग्स की तरह शरीर में एंटर किया जाता हो। लेकिन आखिर सेक्स का एडिक्शन क्यों हो जाता है?
इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें समझना होगा कि क्यों किसी ड्रग का एडिक्शन लग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ड्रग की वजह से इंसानी दिमाग में हलचल होती है। ड्रग्स इंसान के दिमाग के साथ खेलता है, वो इंसानी ब्रेन को ट्रिक कर देता है। जब भी कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो उसके ब्रेन का नेचुरल न्यूरल पाथवेज एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसे प्लेजर मिलने लगता है। इस बारे में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम कहते हैं कि पोर्न भी इंसानी दिमाग को हाईजैक कर लेता है। पोर्नोग्राफी भी ब्रेन को इस तरह से ट्रिक करती है कि उसे पोर्न ही रियल सेक्स लगने लगता है और ड्रग की ही तरह इसकी आदत भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। दूसरी तरीके से कहें तो पोर्नोग्राफी की वजह से इंसान अपनी ही न्यूरोकेमिस्ट्री में फंसता जाता है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पोर्नोग्राफी पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करने का काम करती है, जैसे कि एड्रेनालिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स। इन्हीं की वजह से लोगों को पोर्न फिल्मों को बार बार देखने का मन करता है। इस बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि अमेरिका के फेमस राइटर मार्क ट्वेन की कही एक बात काफी ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि एक बार महफिल में उन्होंने अपनी सिगरेट छोड़ने की लत के बारे में बात करते हुए कहा था, सिगरेट छोड़ना आसान था, मैंने ऐसा 100 बार किया। हालांकि बहुत मुमकिन है उन्होंने ऐसा कभी ना कहा हो, क्योंकि बाद में उनकी मौत फेफड़ों के कैंसर से ही हो गई थी। तो ऐसा काफी पहले से देखा गया है कि एक सोसाइटी के तौर पर यहाँ रहने वालों ने निकोटीन, शराब और ड्रग्स जैसी नशीली चीजों के एडिक्शन को माना है। लोगों ने कई बार नकारने के बाद ही सही, लेकिन शराब और सिगरेट से होने वाले नुकसान को भी ऑब्जर्व किया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को शराब की वजह से मरते हुए देखा है। और इंसान की तो आदत है कि जब तक वो किसी बुरी चीज को देख नहीं लेता तब तक वो उसे मानने से बचता रहता है। लेकिन अगर हम बात सेक्स और पोर्न की लत की करें तो इस बारे में आम लोगों की तो छोड़िए, एक्सपर्ट्स के विचार भी बटे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्स की लत होती है और कुछ एक्सपर्ट्स इससे साफ तौर पर इनकार करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इसी एपिसोड में पहले डॉक्टर डेविड जे ली की थ्योरी को समझने की कोशिश की थी, जहां हम लोगों ने साफ तौर पर सुना था कि उन्होंने सेक्स की लत को मानने से इनकार कर दिया था। तो डॉक्टर डेविड जे ली की थ्योरी के पक्ष में ये बात जाती है कि सेक्स की लत से पीड़ित लोगों का डेटा साफ तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में सेक्स के ऊपर बात करना आज भी बुरा माना जाता है। लेकिन पोर्न और सेक्स की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए ब्रिटेन में एक वेबसाइट बनाई गई है और इस वेबसाइट की मदद से लगभग 21,000 लोगों पर कई सर्वे भी किए जा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल 2013 के बाद से वेबसाइट से सेक्स एडिक्शन की मदद के लिए कांटेक्ट किया था। इन लोगों में ज्यादातर लोग मेल थे और उन लोगों में से 1% ने भी अपनी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्स एडिक्शन के ऊपर सही डेटा क्यों नहीं मिल रहा है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी लोग सेक्स से जुड़ी बातों को शेयर करने में घबराते हैं। उन्हें सबसे बड़ा डर उनकी सोशल आइडेंटिटी का होता है। उन्हें यह भी डर सताता रहता है कि अगर इस बात की खबर उनके जान पहचान के लोगों को लग गई तो लोग उनके बारे में क्या क्या सोचेंगे। इसलिए पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेक्स की लत को अमेरिका और ब्रिटेन के एक बहुत बड़े डायग्नोस्टिक टूल DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में कभी शामिल करने की कोशिश नहीं की गई थी। साल 2013 का समय था जब सेक्स की लत को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स यानी DSM में शामिल किया जाना था। लेकिन रिसर्च टीम को ऐसे लोग ही नहीं मिले जो खुलकर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हों। इसलिए प्रूफ की कमी की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं है कि पोर्न की लत के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है। अभी बीते कुछ ही सालों में पोर्न के ऊपर काफी अच्छी रिसर्च हुई थी, जिसके रिजल्ट में पता चला कि अगर किसी मेल या फीमेल को सेक्स की लत लगी हुई है और वो इंसान पोर्न वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में ऐसी हरकतें होती हैं जैसे किसी नशे की लत के शिकार व्यक्ति के दिमाग में ड्रग्स दिखने पर होती है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि किसी को सेक्स की लत है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब देते हुए ऑथर कहते हैं कि किसी इंसान को सेक्स की लत है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लत मानते हैं। इसका पैमाना भी आपको ही सेट करना होगा। कोई और आपकी भलाई के लिए यह काम नहीं करेगा। आपको अपने आसपास के लोगों की भलाई की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस बारे में बात करते हुए प्रोफेसर टोयटस कहते हैं कि जिन लोगों को लत होती है उन्हें लॉन्ग टर्म का नुकसान नजर आना बंद हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अभी 10 मिनट के अंदर उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। पोर्न की लत के शिकार लोगों को ऑर्गेज्म से बड़ी चीज कोई दूसरी नहीं लगती है। उनके मन में दिन भर बस ऑर्गेज्म का ही ख्याल आता रहता है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्गेज्म को अचीव करना बुरी आदत होती है। लेकिन इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि ऑर्गेज्म को अचीव करने का एक प्रोसेस होता है और आपको उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरियट गैरॉट मानती हैं कि कोई आदत तब लत बन जाती है जब उसकी इंटेंसिटी की वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचने लगे। वो कहती हैं कि जुआ खेलने या अधिक खाने की लत को बीमारी मान लिया गया है, लेकिन सेक्स की लत को नहीं, क्योंकि लोग सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये सुनने में ही काफी अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस चीज को करने में हर किसी को मजा आता हो उसके बारे में आखिर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है। इसी पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अबिगेल सान मानती हैं कि सेक्स और पॉर्न से संबंधित चीज भी लत हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर सेक्स लत नहीं होती तो ना जाने कितने रेप केस नहीं हुआ करते। लेकिन उस दुनिया में हर घंटे रेप होना बताता है कि सेक्स की लत भी बहुत भयानक रूप ले सकती है। इसके ऊपर हम लोगों को मिलकर बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि पॉर्न की वजह से क्या क्या बुरी चीजें हो रही हैं। इसलिए पॉर्न की लत को समझिए और उसे खत्म करने की पूरी कोशिश भी कीजिए। यकीन रखिए कि कोई भी इस खतरनाक लत से बाहर आ सकता है।